नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीजी जॉब एजुकेशन पर। सर्वप्रथम आप सभी को स्थापना दिवस की बहुत-बहुत बधाई। आज जो है हम स्टार्ट करेंगे, यह आपके संपूर्ण जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हैं या टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं या व्यापम से संबंधित किसी भी प्रकार की परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं। अगर उसमें आपका विज्ञान विषय पूछा जाता है, तो यह सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। बिल्कुल हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू पर चर्चा यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है? तो एक-एक करके हम सारी चीज़ों को जो है जानेंगे और संपूर्ण प्रश्नों का एनालिसिस हम करते हुए जाएंगे। चैप्टर वाइज बिल्कुल चलेगा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा जिस पर हम प्रश्न सीरीज करेंगे, यह टॉपिक रहेगा यूनिट और मेजरमेंट से संबंधित, मात्रक और मापन से संबंधित। आज का जो हमारा टॉपिक है ये रहेगी। तो चलिए सभी ज्वाइन करिए फटाफट। सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आपके स्क्रीन में क्वेश्चन क्रमांक पहला दिखाई दे रही होगी। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? शक्ति मतलब होता है पावर, है ना? पी से इसको हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। शक्ति अर्थात होता है पावर। तो आपको बतानी है कि पावर यानी शक्ति की जो इकाई है ये कौन सा नहीं है। अगर मैं चारों ऑप्शन की बात करूं, तो पहला ऑप्शन हमारा दिया हुआ है जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, कार्य बटे समय होता है, शक्ति बराबर आप सभी जान रहे हैं, है ना? कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं और जूल प्रति सेकंड जो पहला ऑप्शन है यह बिल्कुल शक्ति का इकाई जो है होता है। उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है सी ऑप्शन अश्व शक्ति, ये तो होता ही है ना? अश्व शक्ति शक्ति की मात्रक होती है, वाट तो शक्ति की मात्रक ही है। तो हमारा जो एक लास्ट बच गया कौन सा, किलोवाट घंटा। ठीक है, किलोवाट घंटा जिसको अपन kWh से जो है डिनोट करते हैं। और यह जो किलोवाट घंटा होता है यह शक्ति का मात्रक न हो करके विद्युत ऊर्जा का जो है मात्रक होता है। इसे हम विद्युत ऊर्जा की खपत के मात्रा के रूप में जो है क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। इसको हम संक्षिप्त में kWh कह देते हैं, ठीक है? या इसको हम एक यूनिट भी कहते हैं, है ना? एक यूनिट जैसे विद्युत धारा आपके घर में प्रवाहित है ना, होती है आपके सभी घरों में या जहाँ पे भी, है ना? तो यूनिट से उसको जो है व्यक्त किया जाता है कि एक यूनिट खर्चा हुआ। इसी यूनिट को जो है हम क्या कहते हैं, एक किलोवाट घंटा जो है हम कहते हैं। और एक किलोवाट घंटा जो हमारा होता है वो 3.6 गुणित 10 के घात 6 जूल के बराबर होती है। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है? और बाकी जो सारे मात्रक हैं, जूल प्रति सेकेंड, अश्व शक्ति, वॉट, ये सारे के सारे शक्ति की इकाई हैं। जबकि हमको बताना था कि पावर का जो यूनिट है, शक्ति की जो इकाई है, कौन सी नहीं है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि जो किलोवाट घंटा है ये शक्ति की इकाई ना होकर के विद्युत ऊर्जा की खपत की इकाई होती है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक है यह होता है डाइऑप्टर। ठीक है, जो मीटर है वो तो दूरी की मात्रक हो गई, जूल कार्य का मात्रक हो गया, न्यूटन जो है बल की मात्रक हो गई। लेकिन जो लेंस की क्षमता है इसकी जो एसआई मात्रक है इसको हम मेजर करते हैं किससे, डाइऑप्टर से। और इसको जो है कैपिटल डी से जो है डिनोट किया जाता है। कैपिटल डी अर्थात लेंस की क्षमता के लिए मापा जाने वाला एसआई मात्रक डाइऑप्टर। क्लियर है? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक खाली स्थान है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक खाली स्थान है। ठीक, वाणिज्यिक मात्रक यानी कॉमर्शियल जो यूनिट हम विद्युत ऊर्जा के लिए प्रयोग करते हैं उसको बताना है। तो कैलोरी, कैलोरी यहाँ पे सर्वप्रथम दिया हुआ है, ठीक है? तो कैलोरी तो ऊर्जा की मात्रक है, वाणिज्यिक में नहीं लेंगे हम। जूल कार्य का मात्रक हो गया, वॉट जो है शक्ति का मात्रक हो गया। तो
आप लोग देखे होंगे किलोवाट घंटा, है ना, किलोवाट घंटा अभी मैंने जस्ट इसको एक्सप्लेन करा था कि विद्युत ऊर्जा की खपत अगर हम मेजरमेंट करते हैं, चाहे वो कहीं भी हो, है ना, तो उसको हम किलोवाट घंटा या यूनिट में जो है मेजरमेंट करते हैं। और इसी को जो है विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक कहा जाता है। कॉमर्शियल पर्पस के लिए किलोवाट घंटा जो मात्रक है उसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, किलोवाट। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है, निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है। तो देखिएगा, अब यहाँ पे कैलोरी है ना, सबसे पहले कैलोरी दिया गया है, ऊर्जा का मात्रक है, ये ऊर्जा या ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी। दूसरा दिया है एम्पियर, ठीक है, एम्पियर किसका मात्रक होता है, ये होता है विद्युत धारा का मात्रक होता है, इसको हम कैपिटल ए से जो है डिनोट करते हैं। न्यूटन, न्यूटन जो है ये भी एसआई मात्रक होता है, किसका, बल का, एन से जो है इसको डिनोट करते हैं। इसी तरीके से ओम, इस तरीके से हम बनाते हैं, ये जो है प्रतिरोध, विद्युत धारा, है ना, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। तो ये सारे के सारे जो है एसआई मात्रक हैं। लेकिन जो कैलोरी होता है, जो कैलोरी होती है ये ऊर्जा या ऊष्मा की मात्रक होती है, लेकिन ये एसआई मात्रक ना होकर के सीजीएस मात्रक है। ठीक है, ऊर्जा या कैलोरी क्या है, एसआई मात्रक ना होकर के सीजीएस प्रणाली में क्या है, एक इकाई है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा एसआई मात्रक नहीं है ये बताना था, तो कैलोरी हमारी क्या आ जाएगी, आंसर आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है। अब देखिएगा, पहला दिया है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा है केजी मीटर पर सेकेंड, तीसरा दिया है ग्राम मीटर पर सेकेंड, और चौथा दिया है किलोग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आपको बोला है एसआई पद्धति में यूनिट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको समझना है कि संवेग क्या है ना भाई, मोमेंटम, संवेग क्या होता है। तो किसी वस्तु के कोई द्रव्यमान अगर उस वस्तु में निहित है, तो उस वस्तु के द्रव्यमान साथ ही साथ उस वस्तु के वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। अर्थात संवेग P बराबर, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ द्रव्यमान गुणित वेग, P बराबर m इंटू भी, द्रव्यमान गुणित वेग। कोई भी वस्तु है, अगर वो भी वेग से गतिशील है और उस पर उस वस्तु का द्रव्यमान m है, तो इन दोनों के गुणनफल को हम उस वस्तु का क्या कहेंगे, संवेग कहेंगे। और ये जो वस्तु का संवेग होता है, चूंकि वेग हमारा क्या है, एक सदिश राशि है ना भाई, वेग हमारा क्या है, एक सदिश राशि है, इसलिए संवेग भी हमारा क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। ठीक है, कोई भी निकाय है, कोई भी वस्तु है, ठीक है, उस पर अगर वह वस्तु अगर भी वेग से गतिशील है और कुछ न कुछ उसका द्रव्यमान है, तो उसको हम संवेग कह देंगे। और संवेग बराबर होता है m इंटू भी, द्रव्यमान गुणित वेग, और इसका जो मात्रक होता है, द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा हमारा किलोग्राम। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा हमारा किलोग्राम, और जो v है, वेग है, इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। इसलिए संवेग का जो एसआई पद्धति में मात्रक है वो क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देख लो कौन सा आ रहा है हमारा, बी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा आ रहा है, केजी मीटर पर सेकेंड। तो जब भी आप किसी भी इस तरीके का प्रश्न जब भी आप बनाते हैं और उसका आप क्या निकाल रहे हो, इकाई निकाल रहे हो, तो सर्वप्रथम आपको उसका क्या होता है वो पता होना चाहिए, और साथ ही साथ उसका सूत्र क्या होता है, संवेग बराबर m इंटू भी, फिर वहां से आप आसानी से निकाल सकते हो उसका मात्रक। क्लियर है, चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्रमांक, अगला प्रश्न हमारा, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग खालिज स्थान के मापन के लिए किया जाता है। देखो लाइट ईयर, ठीक है, शॉर्टकट में इसको कहा जाता है लाइट ईयर, या हम कहते हैं इसको प्रकाश वर्ष। ठीक है, दूरी, जब हम दूरी को जो है शॉर्टकट में, जैसे कुछ लंबाई तक हमको मेजरमेंट करना रहेगा, तो उसके लिए हम मीटर का उपयोग जो है करते हैं। अगर थोड़ा सा ज्यादा और लंबा है, ज्यादा दूरी है, अगर उसको हमको मापनी है, तो हम किलोमीटर का यूज करते हैं। अगर उससे भी और ज्यादा मापनी है तो हम मील का यूज करते हैं, है ना। उससे भी अगर हमको और
मेजरमेंट करनी है ना, तो हम उसके लिए यूज करते हैं प्रकाश वर्ष। यानी बहुत ज्यादा दूरी को जब हमको मापना रहता है, कोई भी खगोलीय पिंड है या ग्रह है, उसकी अगर दूरी को हमको मापनी रहती है तो उसके लिए हम प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। तो ध्यान रखेंगे जो प्रकाश वर्ष है ये प्रकाश की मात्रक नहीं है, प्रकाश सामने में आया मतलब प्रकाश का मात्रक नहीं है, यह जो है दूरी का मात्रक होता है। इसका मात्रक होता है दूरी का। और ये प्रश्न जो है बहुत बार पूछा गया है हर एक परीक्षा में कि प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक होता है। तो समय का मात्रक नहीं है, चाल का मात्रक नहीं है, गति का मात्रक नहीं है, यह किसका मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है ना। प्रकाश की जो गति होती है उसी को लेकर के दूरी का मेजरमेंट हम करते हैं। इसलिए जो है यह जो मात्रक होता है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, यह किसका मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है, ध्यान रखें। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है। अब यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो है कार्य की इकाई नहीं है। ठीक है, देख लो। अब यहाँ पे बोला गया है कि किसी पिंड के द्वारा लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, कार्य की यहाँ पे परिभाषा बताई गई है कि कुछ इस तरीके से होता है। अब अब यहाँ पे किया गया कार्य W हमारा क्या हो जाएगा, जो भी बल हम उस वस्तु पर लगा रहे हैं। ठीक है, और बल जब लगाते हैं तो वस्तु के द्वारा जो विस्थापन हो रहा है यह क्या कहलाता है, इन दोनों का गुणनफल हमारा कहलाता है कार्य। यानी W बराबर होता है F इंटू डी। एफ जहाँ पे फोर्स है और डी क्या है, फोर्स के द्वारा जो विस्थापन हो रही है वो। ठीक है, क्योंकि जो बल है इसका मात्रक हमारा होता है न्यूटन। ठीक है, और जो दूरी है इसका मात्रक होता है हमारा मीटर। तो इसको हम न्यूटन मीटर कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम न्यूटन मीटर कह सकते हैं। हमको यहाँ पे बताना है क्या, कि कार्य की इकाई कौन सी नहीं है, कार्य की इकाई कौन सी नहीं है। तो न्यूटन मीटर तो हमारा हो गया, और इसी न्यूटन मीटर को हम क्या कहते हैं, जूल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा होगा, है ना, ये वाला ऑप्शन भी हमारा होगा सही। नहीं है बताना है कौन सा नहीं है, ये हमको बताना है। और साथ ही साथ इस जूल को हम कहते हैं केजी, केजी मीटर स्क्वेयर पर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ठीक है, साथ ही साथ इस जूल को हम कहते हैं केजी मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड स्क्वेयर। ठीक है, जबकि ये वाला भी तो हमारा हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा नहीं है ये बताना है, तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं आ रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये नहीं होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। क्लियर, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है ना। प्रतिबल आपको बताना है कि प्रतिबल का जो एसआई पद्धति में मात्रक है वह क्या है, केजी मीटर, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और चौथा है वॉट। प्रतिबल, अब प्रतिबल की आपको इकाई जो है बतानी है, तो सर्वप्रथम तो ये पता होना चाहिए कि प्रतिबल होता क्या चीज है ना। तो प्रतिबल होता है, प्रतिबल जो भी हम किसी भी वस्तु पे जब हम फोर्स लगाते हैं आंतरिक बल उस पर जो है कार्य करता है, आंतरिक प्रतिरोधी बल उस पर जो है कार्य करता है। इस आंतरिक प्रतिरोधी बल और कुछ भी हम फोर्स लगाएंगे तो एक निश्चित क्षेत्रफल पर लगेगा वो बल, है ना भाई। तो प्रतिबल अर्थात होता है आंतरिक प्रतिरोधी बल बटे क्षेत्रफल। यानी किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया में जब हम कोई फोर्स लगाते हैं तो वह कहलाता है प्रतिबल। ठीक है, वह कहलाता है प्रतिबल। स्ट्रेस इसको कहा जाता है।
इसको जो है अपन सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये सिग्मा इक्वल होता है एफ अपॉन ए। ठीक है, सिग्मा इक्वल होता है एफ अपॉन ए, यानी फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसलिए इसका जो एसआई पद्धति में मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। पहला दिया है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, दूसरा है स्वप्रेरण, तीसरा है चुंबकीय फ्लक्स। इन सभी का आपको बताना है यूनिट क्या है, इनका जो इकाई है, इनका जो मात्रक है वो कौन सा होता है। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स, जो चुंबकीय फ्लक्स होता है इसका मात्रक हम लेते हैं टेस्ला। ठीक है, स्वप्रेरण, ठीक है, स्वप्रेरण का जो मात्रक होता है यह होता है हेनरी, तो ये वाला आ जाएगा सी ऑप्शन। और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, यानी पहला का हमारा आ गया पहला ही, दूसरा का हमारा हो गया सी, और तीसरा का हमारा हो गया बी। तो ए सी और बी ये वाला ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है। देख लो कौन सा आ रहा है, डी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है। ठीक है, अब देखो, अंतरराष्ट्रीय जो यूनिट है, जो इंटरनेशनल यूनिट ऑफ मेजरमेंट का जो सिस्टम है, इसके अंतर्गत जूल जो होता है वो ऊर्जा और कार्य दोनों से क्या होता है, उत्पन्न होता है ना भाई। जूल जो होता है, जूल जो इकाई हम उपयोग करते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में, वो हम कार्य के लिए भी प्रयोग करते हैं और साथ ही साथ ऊर्जा के लिए भी हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक जूल क्या हो जाएगा, कोई भी 1 न्यूटन का जो बल है ना, उसको हम यदि 1 मीटर की दूरी तक लगाते हैं तो उसमें जो 1 एम्पियर की विद्युत धारा, ठीक है, प्रवाहित होती है, तो ये अलग अलग इसको हम जो है क्या कर सकते हैं, विभक्त कर सकते हैं। 1 जूल को 1 न्यूटन बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी तक लगाने में हम उसको जो है व्यक्त कर सकते हैं, है ना। तो इसी तरीके से हमारा जो कार्य है ना, हमारा जो कार्य है इसका हम ऊर्जा के मात्रक के रूप में भी क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ऊर्जा का भी हमारा क्या होता है, ऊर्जा का भी हमारा जूल होता है और कार्य का भी हमारा क्या होता है, जूल होता है। बाकी जो शक्ति है ये तो हमारा शक्ति ये तो हमारा अलग हो गया, है ना, घनत्व तो भी अलग हो गया, बल भी यहाँ पे अलग हो गया। तो कार्य को के लिए भी हम जूल का प्रयोग करते हैं और साथ ही साथ ऊर्जा के लिए भी हम जूल का प्रयोग करते हैं। तो दोनों का जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, गैलन सामान्यतः खाली स्थान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गैलन, अब देखो गैलन, गैलन आ गया यहाँ पे। तो गैलन नाम सुनते ही हमको ये पता चल रहा है कि यह जो है आयतन की एक इकाई है, आयतन की एक क्या है, माप है। ठीक है, तो गैलन को हम सामान्यतः आयतन की माप के रूप में जो है क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, आयतन की माप के रूप में। ठीक है, और 1 गैलन बराबर अगर पूछ दिया जाए कि 1 गैलन बराबर कितना लीटर होता है, तो ध्यान रखेंगे 1 गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर। 1 गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दबाव की एसआई इकाई क्या है। दबाव की एसआई इकाई क्या है, दबाव, प्रेशर। ठीक है, तो पहला दिया है न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, दूसरा है न्यूटन वर्ग मीटर, तीसरा है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर और चौथा है न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। दबाव, ठीक है, एक निश्चित एरिया में, है ना, एक कोई भी सतह है, उसके एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, दबाव कहते हैं, या दाब कहते हैं, या प्रेशर कहते हैं, है ना भाई। कोई भी एरिया है, अगर उसमें कुछ भी फोर्स लग रहा है उतने एरिया में, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं दाब या दबाव या प्रेशर। ठीक है और इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
ध्यान रखेंगे इसको। चलिएगा, नेक्स्ट आता है इसके बाद, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? तो पहला दिया है फैराड, दूसरा है हेनरी, तीसरा है पास्कल और चौथा है वेबर। पास्कल तो हमारा प्रेशर का ही हो जाएगा, ठीक है। पास्कल तो हमारा प्रेशर का हो जाएगा। धारिता, धारिता के लिए हम फैराड का जो है प्रयोग करते हैं, और हेनरी के लिए हम, हेनरी का जो है प्रेरकत्व होता है ना, चुंबक प्रेरकत्व होता है। और पास्कल तो दाब के लिए हो जाएगा। तो चुंबकीय फ्लक्स का यहाँ पे पूछा है तो क्या हो जाएगा हमारा, वेबर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई पद्धति में माप क्या होती है, वेबर होती है। तो वेबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग जो है किया जाता है? ठीक है, किसी भी पदार्थ है, उस पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए हम कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं? तो बहुत ही सरल है, मोल, ठीक है। जब भी हम किसी भी निकाय की पदार्थ की विशिष्ट मात्रा को जो हम मेजरमेंट करते हैं, है ना, तो उसके लिए मतलब पदार्थ की मात्रा मतलब उस पदार्थ में कितने प्रकार के परमाणु, कितने प्रकार के अणु, कितने प्रकार के आयन या इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, है ना, उन सभी का एक विशिष्ट समूह होता है, इसको हम मेजरमेंट करते हैं। उसके लिए हम प्रयोग करते हैं मोल, ठीक है। और एक मोल बराबर अगर पूछा जाए तो याद रखेंगे आप लोग 6.023 इंटू 10⁻23 जो है होता है, ठीक है। इतना जो है मूलभूत कण उसमें मौजूद रहते हैं किसी भी पदार्थ की मात्रा में, ठीक है। बाकी जो यहाँ पे अलग अलग और दिया हुआ है, जैसे टेस्ला दिया हुआ है, ये चुंबकीय फ्लक्स के घनत्व का मात्रक है ना। जूल तो आप लोग जान ही रहे हैं, कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है। लक्स जो यहाँ पे दिया गया है, ये वाला लक्स जो दिया हुआ है, ये प्रदीप्ति का मात्रक होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, 1 एटमोस्फियर बराबर क्या कितना पास्कल होता है? एक एटमोस्फियर बराबर कितना पास्कल होता है? तो पृथ्वी की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर जब वायुमंडल की सभी परतों के द्वारा पड़ने वाला जो दाब होता है, इसको हम कहते हैं एक एटमोस्फियर, ठीक है। 1 atm वायुमंडलीय दाब इसको जो है कहा जाता है, ठीक है। मतलब हम पृथ्वी पर रहते हैं, एक निश्चित सतह पर रहते हैं, है ना भाई। उसमें वायुमंडल के द्वारा कुछ न कुछ दाब जो है वस्तुओं पर लगाई जाती है, इसी दाब को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब इसको हम कहते हैं। इस वायुमंडलीय दाब को जो है किससे मेजरमेंट किया जाता है, बैरोमीटर, ध्यान रखेंगे। इस वायुमंडलीय दाब को जो है बैरोमीटर से मेजर किया जाता है। इसकी इकाई को हम पास्कल कहते हैं। बार भी इसको कहा जाता है, बार, या इसको हम कहते हैं पास्कल, पीए से डिनोट करते हैं, जो कि आपके ऑप्शन में दिया हुआ है पास्कल। और 1 एटमॉस्फेरिक बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, याद रखेंगे 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग इतना। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है? अभी जस्ट मैंने बताया, है ना, अभी जस्ट मैंने बताया कि बैरोमीटर की सहायता से हम वायुमंडलीय प्रेशर को क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पे चार अलग अलग दिया है, ओडोमीटर, थर्मोमीटर, ट्रेटामीटर और बैरोमीटर। तो बैरोमीटर का तो आपको पता चल गया कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम करते हैं। ओडोमीटर का प्रयोग किसके द्वारा करते हैं, गाड़ी आप जब चलाते हो तो सामने में गाड़ी कितनी तेज जा रही है उसको वहां पे मेजर करने के लिए एक गोल गोल साइड का, या आजकल जो है डिजिटल में आ गया है, ओडोमीटर जो है लगा होता है। तो वाहन वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए हम ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं, है ना। टेट्रामीटर, टेट्रामीटर
और यहाँ पे थर्मोमीटर अलग अलग और दिया हुआ है। थर्मोमीटर तो जान रहे होंगे शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है ना। तो अलग अलग जो मीटर है, मेजरमेंट है, इसको मापने के लिए अलग अलग पद्धतियों का जो है हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम। हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हवा की गति यहाँ पे मापनी है अपने को, हवा की गति यहाँ पे मापनी है तो ध्यान रखेंगे आप लोग एनीमोमीटर। ठीक है, याद रखेंगे एनीमोमीटर, इसका प्रयोग हम करते हैं हवा की गति को मापने के लिए, है ना। एनीमोमीटर एक डिवाइस है जिसका प्रयोग हम वायु की गति और शक्ति को मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। इसे पवन वेग मापी भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे एनीमोमीटर को पवन वेग मापी भी हम कहते हैं। एनीमोमीटर जो एनीमो शब्द है इसकी व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के हुई है जिसका अर्थ होता है वायु या हवा। ठीक है, इसलिए एनीमोमीटर इसको कहा जाता है। ठीक है, चलेगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी जो है निर्दिष्ट करी जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को क्या कहा जाता है? यानी परिमाण भी होती है और साथ ही साथ दिशा भी होती है। तो आप सभी जान रहे हैं कि जो भी भौतिक राशियां हैं अगर उसकी परिमाण भी है साथ ही साथ दिशा भी है तो ऐसी भौतिक राशि को हम सदिश राशि कहते हैं। ऐसी भौतिक राशि को हम क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सदिश राशि। चलेंगे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है, यानी सदिश राशि कौन सा नहीं है ये बताना है। तो पहला दिया है हमारा शक्ति। ठीक है, पहला दिया है हमारा शक्ति, दूसरा है बलाघूर्ण, तीसरा है विस्थापन, चौथा है त्वरण। तो सदिश तो मैंने बता दिया कि जिस भौतिक राशि में परिमाण होती है साथ ही साथ दिशा भी होती है यानी दोनों निहित होती है उसको हम सदिश राशि कहते हैं, है ना। जैसे बल है, संवेग है, भार है, विस्थापन है, त्वरण है, बल आघूर्ण है, ये सारे के सारे जो है सदिश राशि में आते हैं। ठीक है, तो ये सदिश हो जाएगा, ये भी सदिश हो जाएगा, ये भी सदिश हो जाएगा। लेकिन जो शक्ति होता है, पावर जो होता है, ये सदिश राशि नहीं है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आज का हमारा लास्ट टॉपिक देते हैं। 20 प्रश्न हम करेंगे अलग अलग चैप्टर वाइज, है ना। तो आपके बहुत सारे 500 से अधिक क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर 20 चैप्टर भी करते हैं तो 1000 क्वेश्चन वहां पे हो जाएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन यानी लाई डिटेक्टर मशीन है? देख लो भाई, झूठ का पता लगाने वाली मशीन है ना, झूठ बोलोगे तो पता चल जाता है। तो कौन सी मशीन है? इसको हम कहते हैं, आपने मूवी वगैरह में भी देखा होगा, लाई डिटेक्टर टेस्ट करा जाता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलीग्राफ मशीन। ठीक है, पॉलीग्राफ मशीन का प्रयोग जो है झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। इसे लाई डिटेक्टर के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, लाई डिटेक्टर जो उपकरण है ये पॉलीग्राफ के रूप में जो है इसको विकसित करा गया था। और इसकी जो खोज है ना, पॉलीग्राफ की जो खोज है 1921 में 1921 के आसपास जो है करा गया था जॉन ऑगस्टन लॉर्सन के द्वारा। ठीक है, लिख देता हूं यहाँ पे जॉन ऑगस्टन, जॉन ऑगस्टन लार्सन, लार्सन के जॉन ऑगस्टन लार्सन के द्वारा 1921 के आसपास इस पॉलीग्राफ मशीन की जो खोज है वो करी गई थी। इसका प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है अपराध की जांच करने में। जो नार्को टेस्ट होता है, आप सुने होंगे नाम नार्को टेस्ट, उसके लिए जो है इसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आज का जो हमारा सेशन है ये हो गया। इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे जो एप्लीकेशन है उसमें मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है भाई, चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मॉर्निंग 7 बजे सभी ज्वाइन करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।